नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो के अंदर आपने डिस्कस करने वाले हैं भी एक अकाउंटेंट बनने के लिए अकाउंटेंट के पास में बेसिक स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए जिससे कि वो मार्केट में अकाउंटिंग जॉब की शुरुआत कर सके। क्योंकि अब हम सबको पता है भी इंडिया में चाहे जीएसटी टैक्स की बात हो, चाहे टीडीएस है, टीसीएस है, इनकम टैक्स की बात हो, तो अब टैक्सेशन कंप्लायंस के अंदर रूटीन में कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहते हैं, चाहे वो उसका एक्ट हो चाहे उसका कोई सेक्शन हो। तो अब एक अकाउंटेंट होने के नाते उसको अकाउंटिंग स्किल के साथ साथ टैक्सेशन कंप्लायंस में जो रूटीन में अपडेट हो रहे हैं उसके साथ भी अब अपडेट रहना बहुत जरूरी हो गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने कुछ ऐसे बेसिक्स 6 पॉइंट के अंदर प्रैक्टिकल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना है तो आपके पास में इन 6 पॉइंट्स के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें जो अकाउंटिंग कोर्स सीख रहे हैं या अकाउंटिंग कोर्स सीखने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर उनका अकाउंटिंग कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो अकाउंटिंग जॉब के भी तलाश में है, ताकि उसको पता चल जाए भी मेरे को अकाउंटिंग जॉब में जाने से पहले, किसी कंपनी में अप्लाई करने से पहले मेरे पास में जो स्किल मेरे को सीखनी जरूरी है वो मेरे पास में है या नहीं है। तो वीडियो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, भी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग का पहला काम यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। भी अब मान लीजिए हमारे जो भी हम बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे तो उस अकाउंटिंग करने से पहले हमें उसके अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल है वो हमें पता होना चाहिए। अब मतलब भी जो भी हमारा अकाउंट है उस अकाउंट में से जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन में अपने कौन से लेजर को डेबिट करना होता है, कौन से लेजर को हमें क्रेडिट करना होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अकाउंटेंट की शुरुआत डेबिट और क्रेडिट के साथ ही होती है। तो अगर उस अकाउंटेंट को डेबिट और क्रेडिट के रूल पता है, भी जो भी हम वाउचर की एंट्री कर रहे हैं उसके अंदर रियल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ना है, नॉमिनल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ना है, या फिर कोई पर्सनल अकाउंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ना है, अगर इस चीज़ का उसको बेसिक नॉलेज है और प्रैक्टिकल तरीके से नॉलेज है तो उसको अच्छी तरीके से वो अकाउंटिंग है जो प्रिपेयर कर सकता है। तो इसीलिए जो अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल्स हैं, डेबिट की डेफिनेशन क्या है, क्रेडिट की डेफिनेशन क्या है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सेकंड पॉइंट अगर अपने बात करते हैं भी ऑल टाइप ट्रांजैक्शन, और वो भी रियल रिकॉर्ड के साथ प्रिपेयर करना, रियल रिकॉर्ड के साथ उसको मेंटेन करना। जैसे अगर बिजनेस की जो भी है उसकी जो परचेज रिकॉर्ड है, परचेज रिकॉर्ड को किस तरीके से मैनेज करना है, परचेज के अंदर हमारे कितने लेजर क्रिएट होंगे, उस लेजर में से कौन से लेजर को हमें डेबिट करना है, कौन से लेजर को क्रेडिट करना है। उसी तरीके से सेल वाउचर भी होगा, पेमेंट वाउचर भी होगा, रिसिप्ट वाउचर भी होगा, कॉन्ट्रा वाउचर भी होगा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी इशू होते हैं, जर्नल वाउचर भी होते हैं। और इसके साथ साथ बैंक और लेजर की रिकंसलेशन किस तरीके से करी जाती है। तो इन सब के बारे में अकाउंटेंट को रियल रिकॉर्ड के साथ अगर उसको प्रैक्टिस करी हुई है तो इस चीज को अच्छी तरीके से वो समझ सकता है। लेकिन अगर आपने सुना भी परचेज रिकॉर्ड होता है, सेल रिकॉर्ड होता है, पेमेंट रिकॉर्ड भी होता है, लेकिन आपने कभी रियल ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ आपने इन सब को ट्रांजेक्शन को प्रिपेयर करके नहीं देखा, उनकी एंट्री आपने करके नहीं देखी, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल का काम हो सकता है। तो इसलिए आपके पास में आज के टाइम के अंदर बुक्स नॉलेज से ज़्यादा आपके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी हो गया है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो टैक्सेशन की ऑनलाइन रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी होती है, वो भी बिजनेस के रियल डाटा के साथ। क्योंकि अब आपको सबसे पहला काम क्या था कि आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने डेबिट और क्रेडिट को आपको अच्छी तरीके से आपने सीख लिया, अच्छी तरीके से आपने समझ लिया, तो जाहिर सी बात है भी आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो भी बिल्कुल सही रहेगी। अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन रहेगी तो अब हमारा टैक्सेशन की ऑनलाइन रिपोर्टिंग है उसका भी तरीका आपको पता होना चाहिए। अब उसके अंदर जैसे अपने बात करते हैं जीएसटी की, अगर आपने जीएसटी की रिटर्न हमें फाइल करनी है तो आपको पता होना चाहिए भी रेगुलर डीलर क्या है, कंपोजिशन डीलर क्या है। अब जो रेगुलर डीलर है उसके अंदर जीएसटी की कौन कौन सी रिपोर्टिंग हमें करनी पड़ती है, कंपोजिशन डीलर की कौन कौन सी जीएसटी की रिपोर्टिंग हमें करनी पड़ती है, और जो रिपोर्टिंग करनी पड़ती है उसके अंदर कौन से रिटर्न के अंदर हमें सेल का रिकॉर्ड देना होता है, कौन सा रिकॉर्ड हमारा परचेज से रिलेटेड जाता है। ठीक है। टैक्स की आउटपुट टैक्स की बात करें चाहे हमारा इनपुट टैक्स की बात करें, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, टैक्स की लायबिलिटी को किस तरीके से देखना है,
टैक्स की लाइबिलिटी को एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे हमारा पोर्टल के ऊपर कैश लेजर क्या चीज़ है, क्रेडिट लेजर क्या चीज़ है, लाइबिलिटी लेजर किसको बोलते हैं, तो इस सब के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। इसी के साथ साथ आपको टीडीएस है। अब टीडीएस के चाहे अपने सेक्शन की बात करें तो टीडीएस के सारे सेक्शंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद में जो टीडीएस की परसेंटेज है वो आपको पता होना चाहिए भी कौन सी परसेंटेज के ऊपर हमें उसको टीडीएस है जो काटना होता है, उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो लिमिट आपको पता होना चाहिए। भले ही आप इसको चार्ट के थ्रू देखें, लेकिन आपको इसके सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए भी टीडीएस काटने की हमारी कंपनी की लाइबिलिटी है या नहीं है तो कब से स्टार्ट है। इसी तरीके से टीसीएस टैक्स कब हमें कलेक्ट करना होता है, टीसीएस के रूल और एक्ट सेक्शन क्या कहती है, इनकम टैक्स की हमें रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करनी होती है। तो यानी कि ये जो टैक्सेशन का डाटा है ये भी एक अकाउंटेंट का ही काम है, इसको भी बिल्कुल अप टू डेट, ऐसा नहीं है भी हमने कोई कोर्स कर लिया, कोर्स हमारा 2022 के अंदर कंप्लीट हो गया तो आज 2024 लगभग एंड हो चुके हैं, ठीक है ना, तो आज जीएसटी के अंदर भी वही डाटा चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। 2022 वाला डाटा आप ये मतलब ना भी 2024 के अंदर सेम ही चल रहा है। तो जीएसटी की रिटर्न के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग होते हैं, तो 2022 की रिटर्न कुछ अलग तरीके से जाती है, तो 2024 की रिटर्न के अंदर डाटा गवर्नमेंट ने कुछ और डाटा अमेंडमेंट कर दिया, कोई रिपोर्टिंग हमारे से और मांगने स्टार्ट कर दिया। तो आपको ये समझ दो ना भी 2022 में जो सीखा था वही हमारा 2024 में भी काम आ जाएगा। तो आपको 2024 के अंदर अगर आपने जॉब शुरुआत करनी है तो 2024 के साथ यानी कि दिसंबर 2024 के साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा, नवंबर 2024 भी काम नहीं आएगा आपका, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है, चाहे वो जीएसटी की हो, चाहे वो टीडीएस की हो, चाहे वो टीसीएस की हो, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, तो आपको उस टैक्स को ऑनलाइन अपने को किस तरीके से जमा करवाना होता है ये भी आपको प्रैक्टिकल तरीके से पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइजेशन, यानी कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की फाइनल भी करनी होती है कब, 31 मार्च जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है तब। तो 31 मार्च का जैसे हमारा फाइनेंशियल क्लोज हो तो हम बुक्स फाइनल बुक्स की तैयारी में लग जाते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहला हमारा काम होता है भी जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो हमारा प्रीपेयर होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ओके है तो हमें आगे की जो रिपोर्टिंग है, ट्रेडिंग काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है, बैलेंस शीट है, तो वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब आपको सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस का पता होना चाहिए भी उसको अपने को किस तरीके से तैयार करना होता है, ठीक है। और उसके बाद में ट्रेडिंग काउंट की बात आती है, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये स्टार्ट हो जाता है बुक्स फाइनलाइजेशन के अंदर। फिर ट्रेडिंग काउंट के अंदर आपको परसेंटेज वाइज आपको ट्रेडिंग काउंट प्रीपेयर करना आना चाहिए। फिर जैसे आपके बुक्स जो आपका बिजनेस है उसके अंदर आपने 5% के भी जीएसटी वाले प्रोडक्ट परचेज किए हैं, जीएसटी 12% के भी है, 18 के भी है, 28 के भी हैं, तो परसेंटेज वाइज भी जीएसटी 5% के जो प्रोडक्ट है वो उसकी वैल्यू, परचेज की वैल्यू कितनी है, उसकी सेल की वैल्यू कितनी है, 5% का आपका स्टॉक कितना बचा हुआ है, 5% के अंदर आपका वो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ रहा है। इसी तरीके से 12% का हो जाएगा, 18 का भी हो जाएगा, 28 का भी हो जाएगा, और जो टैक्स फ्री है आपकी उसका भी ट्रेडिंग काउंट बनेगा। और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर जो आपका ट्रेडिंग काउंट से जो जीपी जाएगा, इसके साथ साथ अगर बिजनेस की कोई अदर इनकम है वो आपको कहाँ से उठानी है। एक्सपेंसेस की बात करें, जो बिजनेस के खर्चे हैं, खर्चे को किस तरीके से लिखना है, जो हमारे खर्चे हमने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में लिखे हैं वो खर्चे हमारे एज पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है या नहीं है, उनके ऊपर जो अगर कोई टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनती है तो उसके ऊपर टीडीएस हमने डिडक्ट किया है या नहीं किया है, बैलेंस शीट अपने किस तरीके से प्रीपेयर करेंगे, और इसके साथ साथ हमारा उसका जो शेड्यूल है या कोई एनेक्सर है उसको अपने किस तरीके से अटैच करेंगे, और उसके बाद में जो हमारा फिक्स्ड एसेट का जो चार्ट है वो किस तरीके से प्रीपेयर होता है, जो हमारा फिक्स्ड एसेट के अंदर जो भी हमारे पास में एसेट्स हैं उसका डेप्रिसिएशन हमें किस परसेंटेज के साथ हमें अलाउ होता है एज पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी हो गया। तो इसी तरीके से अगर अपने पॉइंट नंबर 5 की बात करें, पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज है वो आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है। जी, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है जैसे टैली सॉफ्टवेयर है, बीजी सॉफ्टवेयर है, तो अब ये सॉफ्टवेयर भी आपको अप टू डेट सीखने पड़ते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भी हमने टैली सॉफ्टवेयर तो सीख लिया लेकिन हमने 2022 में सीखा था या 2023 में हमने सीख लिया, तो 2022 में सीखा था या 2023 में आपने सीखा था, उस वक्त सॉफ्टवेयर के जो रिलीज है
वो ये रूटीन में चेंजिंग होते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का नाम वही रहेगा, टैली प्राइम है तो टैली प्राइम ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो इसकी रिलीज है वो हमेशा चेंजिंग होती रहती है। जैसे अगर आपने आज की बात करें दिसंबर 2024 की, तो टैली प्राइम का जैसे 5.1 का रिलीज बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा टैक्सेशन के अंदर कोई चेंजिंग होती है, जीएसटी की रिपोर्टिंग के अंदर, चाहे इनकम टैक्स की रिपोर्टिंग के अंदर, टीडीएस की रिपोर्टिंग के अंदर, टीसीएस टैक्स की रिपोर्टिंग के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे सॉफ्टवेयर भी चेंज होते हैं। अब ऐसा नहीं है भी आज के रूल के अंदर जीएसटी तो अपने यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आज से आप 2 साल पुराना कोई यूज कर रहे हो, तो जो आज की रिपोर्टिंग गवर्नमेंट हमारे से डिमांड कर रही है, वो रिपोर्टिंग आपका 2 साल पहले जो आपने सॉफ्टवेयर सीखा था, या आप 2 साल पुराने वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, पुराना रिलीज आप यूज कर रहे हो, तो वो आपको प्रॉपर रिपोर्ट सही तरीके से नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोई भी डाटा चेंज होगा टैक्सेशन का गवर्नमेंट की तरफ से, तो सॉफ्टवेयर को जो वो मजबूरी हो जाएगी कि वो डाटा अब रिपोर्टिंग के अंदर करना जरूरी है। क्योंकि सॉफ्टवेयर आपने परचेज कर रखा है, सॉफ्टवेयर का आपने पैसे दिए हैं, तो किस चीज़ के दिए हैं, जो गवर्नमेंट हमारे से रिपोर्ट मांग रही है वो सॉफ्टवेयर हमें जनरेट करके दे। तो जनरेट करेगा कौन सा, जो आपके पास में लेटेस्ट होगा वही जनरेट कर पाएगा। पुराना सॉफ्टवेयर आपका आज की रिपोर्ट है जो जनरेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपके पास में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। और इसके साथ साथ 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज भी आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर तो क्या है भी आप प्रॉपर अकाउंटिंग सही तरीके से प्रिपेयर कर सकोगे, ठीक है ना। और उसके बाद में एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है एक्सेल का, अकाउंटेंट लोगों के लिए। क्योंकि जो हमारी बुक्स फाइनल होती है जिसके अंदर अपने ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिक्स्ड एसेट जो चार्ट अपने बनाते हैं, वो फाइनली एक्सेल के अंदर ही तैयार करते हैं। तो अब एक्सेल का नॉलेज आपको चाहिए, क्योंकि एक्सेल के अंदर आपके वो बेसिक जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, प्लस का है चाहे वो माइनस का है चाहे वो गुणा का है चाहे वो भाग की बात करें चाहे परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, एक डाटा दूसरे डाटा के साथ आपने किस तरीके से उसको फैच करना है। तो ये जो बेसिक्स कमांड है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, वो अकाउंटेंट को सीखना बहुत जरूरी हो गया है। अब इसी के साथ साथ हमारी जो जो रिपोर्टिंग होती है वो भी हम एक्सेल के अंदर ही तैयार करते हैं। और इसके बाद में कई बार ऐसा होता है कुछ आपको रिप्लाई के लिए आपको कुछ लेटर वगैरह भी टाइप करना पड़ सकता है, तो आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी नॉलेज चाहिए। ईमेल वगैरह के लिए आपके पास आउटलुक भी चाहिए। अगर आपको कोई किसी टाइप की कोई आपको कंपनी की कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो ये पावर पॉइंट का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में वर्ड का नॉलेज नहीं है, आउटलुक का नॉलेज नहीं है, पावर पॉइंट का नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सब बातों के बारे में आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। आपने इन सब बातों को अपने हाथों से रियल बिजनेस के ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ अगर आप लोगों ने सीखा है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे भी हम तो टैली सीखते हैं हमें अकाउंटेंट बन जाएंगे, और हमें बेसिक अकाउंटिंग सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सारा काम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं करना होता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका सारा काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, बट जो काम करेगा वो जो बंदा करेगा कौन, अकाउंटेंट करेगा। अब अकाउंटेंट को काम करवाने से पहले उस काम के बारे में खुद को भी तो पता होना चाहिए भी जो मैं सिस्टम से जो रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ, जो सिस्टम रिपोर्ट जो मैं मांग रहा हूँ, वो रिपोर्ट मेरी सही है या नहीं है। और सही है या नहीं है इसका नॉलेज पता कब चलेगा, जब उस अकाउंटेंट को बारे में, उस रिपोर्ट के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है। ये रिपोर्ट इस तरीके से जनरेट होती है, इस रिपोर्ट के अंदर मेरा सेल का ये रिपोर्ट जाना है, परचेज से रिलेटेड मेरा ये रिकॉर्ड जाना है, तब वो उस रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। अगर आपने बिना अकाउंटिंग सीखे, बिना अकाउंटिंग के रूल को सीखे हुए आपने डायरेक्ट सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट कर दिया, तो आपके पास में कंप्यूटर का सीख चलाने का नॉलेज तो जरूर हो जाएगा, बट अकाउंटिंग का नॉलेज वो आज भी आपके पास में जीरो ही है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि एक अकाउंटेंट बनने के लिए जो शुरुआत के अंदर आपके पास में जो बेसिक स्किल्स जो जरूरी है वो क्या क्या होनी चाहिए। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर आपने केवल बेसिक के बारे में ही बात की है, कोई एडवांस के बारे में बात नहीं किया। क्योंकि आपने कोई ऐसा नहीं है भी आप अकाउंटेंट बन गए तो डायरेक्ट आप जाते किसी कंपनी की अकाउंटिंग कर लोगे। कंपनी की अकाउंटिंग करने से पहले आपको छोटे बिजनेस की अकाउंटिंग आना बहुत जरूरी है। और ये आज की जो इस वीडियो के अंदर अपनों ने जिस टॉपिक पर जो डिस्कस किया था वो केवल छोटे बिजनेस की जो बेसिक अकाउंटिंग की जो नीड होती है अकाउंटेंट की, वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और वीडियो के अंदर सीख मतलब पूरा देखने के बाद फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी बचती है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके क्वेरी की रिप्लाई देने की।
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक देके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।